ब्यूरोक्रेट का डर मुझे समझ नहीं आ रही है। ये नौकर हैं जनता के, मैं भी हूँ। क्यों नहीं आता हूँ दफ्तर में? कोई कितना बड़ा ऑफिसर है, इसका मतलब ये नहीं कि आप शहर के दादे हो गए, नहीं। अगर आप भाजपा में देखोगे पता नहीं कौन कौन लोग हैं, गुंडे मवाली ये वो भाजपा के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। योगी आ रहा है, आपने इधर कर नहीं रहा है, दिल्ली के अंदर माहौल खराब कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है। और ये जो मोदी जी है 400 पार 240 पे खड़ा है और अभी भी गुंडागर्दी कर रहा है। आपने देख रहे चुनाव जहाँ पे भी हो सरकार तोड़ेंगे, उसको लाएंगे, इसको लाएंगे, ये भी अहंकार है। इलेक्शन जीतने की हवस होती फिर तो उन लोगों के साथ चला गया था, क्योंकि राजनीति का असली मकसद था, लोकतंत्र का असली मकसद था अरविंद केजरीवाल जी ने सिखाया। मेरे मतलब जज्बात हैं इस पार्टी के साथ, तो मुझे शौक था कि झाड़ू के चुनाव निशान पे मैं लड़ूं जीतूं। वैसे मैं इंडिपेंडेंट अगर लड़ा होता तो इससे ज़्यादा ताकत से जीता होता। काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि आपका पहनावा जो है वो एक पॉलिटिकल लीडर की तरह नहीं है। देखिए, पहनावा किसी इंसान की पहचान नहीं होती है। ये जो लोग हैं ना, जो सूट बूट पहनने वाले ना, मेरी घिन आती है, क्योंकि उसमें बैठे हुए लोग ना मेरे गरीब को लूटते हैं। देखिए, मैं सीएम बनने का इरादा है आपका? तो वो चीज़ का ख्वाहिश तो है, क्योंकि अब पॉलिटिक्स में आए हैं तो उस जगह पे, उस मुकाम पे बैठकर जहाँ से हम लोगों के खुल के अपने हाथों से उनका मुस्तकबिल लिखेंगे, तो अच्छी बात है। हर आदमी को सोचना चाहिए। इलेक्शन में हिंदू मुसलमान तो करते हैं, लेकिन बाद में शाम को भी थाली में खाते हैं। बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बस दुनिया को दिखाने के लिए, सोशल मीडिया में आने के लिए आवाम को लूटते हैं। मैं उनके साथ बैठना पसंद नहीं करता, और ये मेरा करैक्टर है। ये हारने में जीतने से फ़र्क नहीं पड़ता, नेताओं को फ़र्क पड़ता है। Hello everyone, welcome to the first episode of our podcast, The Ants Voices. Today we are starting our journey with a very special guest, Mr. Mehraj Malik. He's an MLA from district Doda East most precisely. He's always been in the news, often for the wrong reasons, and he's been part of many controversies. Today we are going to talk to him and ask him about the challenges he faces in district Doda and the issues in district Doda. So let's just talk to him and ask directly what are the problems that he faces there. So thank you so much sir for joining us. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपकी अर्ली लाइफ के बारे में। आपने कहाँ से स्टार्ट किया और कैसे स्टार्ट किया? देखिए, सबसे पहले तो जन्म हुआ है हमारा। जब दुनिया में आए हैं तो फिर थोड़ा छोटे भी थे, बड़े हो गए। बस कॉलेज लाइफ थी जब पॉलिटिक्स के लिए थोड़ा सा माइंड बन गया। हालात वैसे थे, जुल्म ज़्यादती थी, सहारा कोई नहीं था किसी का। बस अपने लिए जीना चाहते थे, दूसरे को छीन के खुद खाना चाहते थे। ऐसा सिलसिला था, पर कोई एक लम्हा था जिस लम्हे को मैंने देखा था। बस वो लम्हा हमारी ज़िंदगी का थोड़ा सा रास्ता बदल गया, वरना अपनी भी ज़िंदगी थोड़ा अलग थी। हम भी एक स्टूडेंट थे, जीना चाहते थे अपने घर के बारे में, अपने आने वाली ज़िंदगी के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में। बस वैसा ही कुछ, एजुकेशन भी उसी लिए थी, घर का माहौल भी वैसा ही था कि आपको पढ़ना है, बड़े होना है और ख़ुद के लिए करना है, कुछ बनना है, अपने लिए बनना है। बट वो एक लम्हा था जिस लम्हे ने फिर मजबूर किया पॉलिटिक्स में। फिर हमने अपनी उस लाइफ को छोड़ के बस माहौल बदल गया, आज इस मुकाम पे खड़े हैं। सर जब आपने स्टार्ट किया, जब आपने ये डिसीजन बना लिया कि मेरे को पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है, तो आपके पेरेंट्स और आपके फ्रेंड्स का क्या मतलब रिएक्शन था? देखिए, वो तो अभी भी ऐसा ही है। फैमिली का अगर आप देखेंगे, अभी भी वो पॉलिटिक्स से खुश नहीं होते हैं। अपना परिवार, मेरा क्या किसी का भी परिवार हो, पॉलिटिकल लीडर से कोई भी माँ बाप खुश नहीं होता। वो अपने बच्चे को आराम की दुनिया में देखना चाहते हैं, और ये एक ऐसा दलदल बनाया है इन लोगों ने, जहाँ कौन सा लम्हा, कौन सा वक्त ऐसा हो जहाँ आपको कुछ भी हो सकता है। तो कोई नहीं चाहता है कि ऐसे विवादों में रहे, जैसे आपने कहा, मतलब हमेशा सुर्खियों में रहे। हमारे इसमें कहा जाता है आदम कहर होता है ना, हर इंसान के जहन में होता है, हर इंसान की ज़ुबान पर नाम होता है, पॉलिटिशियन जो भी हो, बट उसको उस नज़र से देखते हैं कि कब क्या हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो परिवार अभी भी ऐसा नहीं है कि वो खुश हैं, क्योंकि आवाम मुझसे खुश है। मेरा एक बहुत बड़ा परिवार है, तो उस परिवार को अगर वो खुश हैं तो हम भी खुश हैं, क्योंकि अपना रास्ता ही वही था। जब चुन लिया है उस पर चलने की ख्वाहिश करते हैं और चल रहे हैं। तो जब आपने पॉलिटिक्स में आने का फ़ैसला किया, तो कश्मीर में बहुत सारी पार्टीज़ थी और आप इंडिपेंडेंट भी आ सकते थे।
आम आदमी पार्टी चुनने का क्या आपका रीज़न था? देखिए, अगर आप देखेंगे, मैं 2007-8 में आया हूँ गालबन, मुझे याद नहीं है, मैं कॉलेज का स्टूडेंट था। पॉलिटिक्स में मैं आम आदमी पार्टी से नहीं आया था। पॉलिटिक्स में वही मैंने कहा कि जो हालात थे, उन हालात को रोकने के लिए पॉलिटिक्स एक ज़रिया था कि पॉलिटिक्स के अलावा आप उन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो ऐसा था कि आप अगर आईएएस भी बनते, आईपीएस बनते, कुछ भी बनते, तो पूरे सिस्टम को आप ठीक नहीं कर सकते थे। ये वही बात है कि जब देखा कि ज़्यादा दूर तक जब इसको सोचना चाहा कि ये सारा कंट्रोल कैसे होगा, तो देखा कि एक पॉलिटिशियन है, पॉलिटिकल लीडर है, जो इस निज़ाम को ठीक कर सकता है। उसके लिए एजुकेशन ज़रूरी है, बट आप उस फील्ड में नहीं जा सकते हो। तो बेहतर यही था ज़रूर। और आम आदमी पार्टी मतलब नहीं, उस साइड आप कैसे लगे? आम आदमी, तब तो आम आदमी पार्टी का वजूद भी नहीं ना था। मैं 2007-8 की बात कर, और जब आपने ज्वाइन करी तब? ज्वाइन तो मैंने इसलिए की, देखो जब मैं 8 पे चला तो मैं बागी था, सबके खिलाफ था। ऐसा नहीं था कि वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं थी, बहुत बड़े बड़े नाम थे। असल में उन लोगों से के खिलाफ तो था मैं, चाहे वो कांग्रेस थी, एनसी थी, भाजपा थी, कोई भी थी, बट मैं उनके खिलाफ था क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी अच्छी नहीं थी। अगर कांग्रेस सरकार में थी तो बीजेपी आम लोगों के लिए लड़ नहीं पा रही थी या उनके हुकूक दिलाने की कोशिश नहीं कर पा रही थी। मतलब हर कोई सत्ता में इसलिए था कि हमारा क्या होगा, हर पॉलिटिकल पार्टी ऐसी थी। तो हम सब के खिलाफ जब खड़े हो गए तो फिर चलते चलते इसमें 3-4 साल हो गए थे, गालबन 3-4 साल हो गए थे। फिर दिल्ली के अंदर एक आवाज़ उठी। जब दिल्ली के अंदर एक आवाज़ उठी तो अरविंद केजरीवाल जी जब बोलने लगे तो हम सुनने लगे। लेकिन मैं ना उसकी बात से पहली बार इम्प्रेस हुआ। मुझे लगा कि ये आदमी सच बोल रहा है और ये आदमी ही कुछ करेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसा है वैसा है। देखिए, मैंने जब उसको सुना, जब मैंने पढ़ा, वो एक अच्छी पोस्ट पे था जिसका सपना देश का क्या दुनिया का कोई भी आदमी करता है, मैं यहाँ पे पढ़ के जाऊँ फिर इस पोस्ट पे बैठूँ। उस आदमी ने वो पोस्ट छोड़ दी, फिर उसके बाद एनजीओ से काम चलाना चाहा और 10 साल एनजीओ में काम करा उसने, है ना। तो अगर उसने, ऐसा हो सकता था अगर उसने नौकरी छोड़ के डायरेक्ट पॉलिटिक्स में आया होता तो फिर आप ये कह सकते थे यार इसको कोई इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में जाने का, कुछ और नया करने का। एनजीओ भीख मांग के लोगों के बेहतरी के लिए एनजीओ से आप काम नहीं कर सकते थे। बट 10 साल के बाद कोई कह रहा नहीं उसको ये था वो था, यार 10 साल का इंतज़ार, इतना यहाँ तो रात शाम का इंतज़ार नहीं करते। अगर आप कहीं पे दिन लगाते हैं तो अगर दिन को आपको बेनिफिट नहीं होता है तो आप दूसरे दिन फिर से ट्राई नहीं करते हो, आप तीसरे दिन ट्राई नहीं करते हो, साल आप ट्राई नहीं करते हो, है ना। 10 साल का इंतज़ार बहुत बड़ा होता है। वो तो खुशकिस्मती है लोगों की कि किसी कांग्रेस के नेता ने कह दिया भाई साहब सड़क पे क्या कर रहे हो, सत्ता में आ जाओ तो काम बनेंगे। फिर जाके 10 साल के बाद उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी के बारे में खुद नहीं सोचा, उसको मजबूर किया, किसी ने बताया। जैसे मैं पॉलिटिक्स, मुझे धकेला गया, मुझे मजबूर किया गया, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। वही एक लम्हा ना हुआ होता तो शायद हम यहाँ नहीं होते। तो वही लम्हा अरविंद जी के साथ भी हुआ कि 10 साल के बाद किसी ने उसको बताया, उसने पॉलिटिकल पार्टी बनाई। तो मैं तो इंस्पायर हूँ उनसे। तो जब 2012 का वो जो 12-13 में वो जहाँ चर्चा होने लगी तो पहली बात में मैं मान गया था ये शख्स है, ये कुछ करेगा। तो फिर जब पॉलिटिकल पार्टी बनी तो मैं उसका हिस्सा बना, क्योंकि रेवोल्यूशन का बड़ा शौक था। हम वैसे भी क्रांतिकारी लोग ले हैं, क्योंकि मैं बागी था वहाँ जम्मू कश्मीर में, तो सीधा बागी था। वहाँ पे वो लोग नहीं दिखे तो दिल्ली से एक उम्मीद जागी और दिल्ली देश का एक हिस्सा था। अच्छा लगा मुझे। नेशनल पार्टी, ये नहीं पता था नेशनल बनेगी, स्टेट बनेगी, ये कुछ बनेंगे नहीं बनेंगे, बट ऐसा था कि उस बंदे में ना वो चीज़ मुझे लगी थी ये कुछ करेगा। सर, आप जब पहली बार अरविंद केजरीवाल से मिले उसके बारे में थोड़ा बताएंगे ज़रा? देखिए, ये छोटा सा लम्हा है। मैं घर से आया था तो यहाँ पर आए थे, वहाँ आतिशी जी जो आज की सीएम हैं वो उनके साथ में थी। तब पहली मुलाकात मैडम के साथ थोड़ी सी हुई, हल्के में, वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा। कब की बात है? ये 13-14 की बात है, मुझे याद तो नहीं है, टाइम अब पूरा याद तो नहीं है। बट ऐसा था कि वो भाग दौड़ बहुत ज़्यादा थी, पता नहीं चल रहा था कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ से जा रहा है। तो ऐसा हुआ था कि
किस्मत ऐसी थी, मैं ट्रेन से भी उतरा, यहाँ से पैदल भी चला, ऑफिस भी गया तो ऑफिस में वो लोग मिल गए, है ना। तो बस जाते जाते वहाँ पे बोला अरविंद जी हैं, तो पहले मैडम से, हाँ मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ, ये वो, तो कहता हाँ हाँ कोई बात नहीं। तो मैंने कहा ये, उन्होंने ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर मैं जाके खुद मिला, मैंने अरविंद जी को बोला मैं फलाना हूँ, फलाना क्या मतलब जम्मू कश्मीर से आया हूँ, बस ये है। बस उनने ज़्यादा नहीं सुना, बस जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ बस इतने में ही बात ख़त्म हो गई थी। बस हाँ कोई बात नहीं बेटा काम करो, बस इतनी बात। फिर मैं बस मुड़ के कहाँ मिलते, फिर मैं उठ के चला गया, वो तो मैंने बयान भी किया। फिर उसके बाद कई सालों के बाद मैं वापस आया। हाँ फ़ोन कैंपेन मैंने किया था, क्योंकि दिल्ली नहीं आ सकता था जब चुनाव थे 2015 में। तो एक फ़ोन नंबर इनने जारी किया था, तो घर पे बैठ के मैंने ना बहुत सारे फ़ोन कॉल्स किए हैं। वो नंबर पे हम कॉल करते थे, वो दिल्ली के किसी ना वोटर को जाता था, तो वहाँ उनको मोटिवेट करना था। जब वो मोटिवेट हो जाते थे तो आप ना पता नहीं 1 के 2 पता नहीं कंफर्म करने के लिए आपको ये दबाना है। तो मैंने बहुत मतलब ख्वाहिश थी कि दिल्ली में सरकार बने। तो फिर जब वो इलेक्शन हुआ, जीत गए, तो उसके बाद मुझे सीएम साहब के यहाँ से एक सर्टिफिकेट भी आया था जो अभी मेरे पास है, कॉलर कैंपेन पता नहीं क्या है, उसमें वो दिया उन्होंने सर्टिफिकेट, यहाँ से आया था दिल्ली से। तो तब मुझे खुशी हुई कि यार अगर मैंने काम किया है तो उस पर नज़र कोई बना रहा है। फिर उसके बाद 19 में चुनाव हुए, मैं आया फिर से, बस चुनाव के टाइम आया मैं। चुनाव में भी तब 19 में आए, यहाँ पर थोड़ा सा उस टाइम तो मैंने काम नहीं किया, सिर्फ सोया रहा दिल्ली में, क्योंकि हमें वो अपना काम अलग था, अब अच्छा नहीं लगता था, तो इसलिए सोया ही रहा। जितने भी दिन चुनाव था लेटा रहा, बाहर नहीं निकला। कभी कभार मन करता था तो चलते थे, बस ऐसा ही है। कोई एक ऐसा मेमोरेबल मोमेंट आपका अरविंद केजरीवाल जी के साथ, मतलब कोई कन्वर्सेशन रही हो कुछ ना ऐसा? हाँ लास्ट टाइम हुआ है, अच्छा। जब वो हमारे डोडा आए थे उस टाइम हुआ है। पर उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि ये कहने में आता है कि वो आपका कैंपेन का एक टर्निंग पॉइंट था, बोलते कि उस जो आपने रैली की थी डोडा में, हाँ, तो वो एक टर्निंग पॉइंट था, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे वो कैसे हुआ? नहीं ऐसा नहीं होता है, टर्निंग पॉइंट क्या था क्या नहीं था मैं उसको नहीं मानता हूँ। देखिए हम अच्छा करते हैं, आज आप अच्छा करो, बस इतना काम है हमारा। मुझे नहीं पता था इतनी बड़ी भीड़ आएगी, इतने लोग आएंगे, मैं इलेक्शन जीतूंगा। मैं तो अपना बेस्ट दे रहा था, मैं अपनी ज़िंदगी ना मतलब मैं वो कर रहा था। मुझे इसमें नहीं है कि टर्निंग पॉइंट कहाँ से हुआ था, मेरा तो संगठन ही नहीं था, मेरे तो कभी वोटर ही नहीं थे। लेकिन मैं उस चीज़ में नहीं जाता हूँ। आपके साथ कितने लोग हैं वो मैटर नहीं करता है, आप क्या सोचते हैं वो ज़रूरी है, आपका दिल क्या कहता है वो ज़रूरी है। मेरा मन कहता था अगर आपने यही बात बोली कि हम भाई जम्मू कश्मीर में पार्टी थी, फिर तो अगर मुझे इलेक्शन जीतने की हवस होती फिर तो उन लोगों के साथ चला गया था। जब मैं डीडीसी का चुनाव जीता, मुझे तो सब ने ऑफ़र किया आप हमारी पार्टी के साथ आ जाओ, आप हमारी पार्टी के साथ आ जाओ। और दिल्ली के यहाँ आम आदमी पार्टी के लोगों को लगा था, मैंने उसी वक्त ट्वीट किया जब मैं डीडीसी का चुनाव जीता, मैंने ट्वीट कर दिया कि मैं आम आदमी पार्टी से हूँ। उस टाइम में कह भी सकता था, जा भी सकता था, लोगों को लगा कि नहीं यार हमने वोट दिया इंडिपेंडेंट। मैंने कहा वो मैटर नहीं करता है, मेरी आइडियोलॉजी मिलती है आम आदमी पार्टी के साथ, और कोई नहीं है पार्टी का यहाँ, या तो मुझे पार्टी बनानी पड़ती या तो अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ा रहना था। अच्छा नाम है इनका, मुझे पार्टी बनाने की क्या ज़रूरत थी जब संगठन ऑलरेडी था। अच्छे लोग हैं इसमें, मनीष सिसोदिया जी हैं, संजय सिंह जी हैं, सत्येंद्र जैन जी हैं। देखो इसमें जो कारवां है ना, कारवां, इस कारवां में जो बड़े लोग हैं, बड़े ज़हीन और काबिल लोग हैं। उसके बरकस अगर आप भाजपा में देखोगे पता नहीं कौन कौन लोग हैं, गुंडे मवाली ये वो, एक अच्छा रिकॉर्ड है इनका। एक ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, एक ने हॉस्टल बेहतर किए, दूसरे ने स्कूल बेहतर किए, तीसरे ने बिजली का निज़ाम बेहतर किया। काम किया, काम करने के लिए मुझे दिल में खुशी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। बस ऐसा है कि इंसान को ना अपना एक माइंड सेट होना चाहिए। ज़िंदगी बहुत छोटी है यार, बहुत छोटी है यार। जब आप इसे देखोगे ना, झंझोड़ोगे, हर वक्त हर लम्हा कीमती, बस लम्हे को जीना है। अब इतनी उम्र होगी, आगे का आप सोचेंगे कि यार दुनिया में कमाएंगे फिर खाएंगे, किसने खाया, किसने देखा? आज से पहले भी इतिहास में देख रहा था, बहुत सारे लोगों के मज़ार देखे, किसी ज़माने में उनका एक नाम होता था, कुछ उनकी अस्थियाँ जो है वो गंगा में बह गई है। नाम रहा है जिसने अच्छा किया है,
जिसने अच्छा किया है उसका नाम जिंदा है, बस उसको खुशी है, बस मेरे को भी उतना ही चाहिए, मेरे को कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। वरना मैं भी उठ के निकल जाता, एनसी के लोगों के साथ हाथ मिला के मंत्रालय में बैठ सकता था। लोगों को लगा, उस टाइम भी अरविंद जी को लगा था, जो डीडीसी इनको पार्टी वालों को लगा था कि नहीं ये नहीं रुकेगा, बट मैं फिर भी रहा, इंडिपेंडेंट मैंने जीता। फिर जब चुनाव नहीं लड़ने वाले थे हम 2024 में असेंबली का जम्मू कश्मीर में, मैंने मजबूर किया, मैंने कहा या तो लड़ो, मैं तो लड़ रहा हूँ, मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ, मैं रुक नहीं सकता हूँ, मुझे जम्मू कश्मीर के हालात बदलने हैं, मैंने लोगों को कुछ देना है, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। मैंने 5 चुनाव लड़े अभी तक, मैं पार्टी के साथ रहकर 5 चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ा हूँ। ये आपके नोटिस में होना चाहिए, क्योंकि 2014 में मैंने कोशिश की, पार्टी को बताया वहाँ चुनाव लड़ेंगे, बोले नहीं, मैं लड़ा। मैंने अरविंद जी को भी ये बात बोली थी कि आप दिल्ली तो बेहतर कर रहे हो, तो हमारा जम्मू कश्मीर कब होगा, उसकी बारी कब है। तो उनका जब यहाँ से इंटरेस्ट नहीं था, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था, मेरा घर है। मैं सोच रहा था अगर मैं अपने दौर में जीते जागते उसको बेहतर नहीं कर पाऊँगा तो कब हम पार्टी बनाएं। पार्टी कहाँ से बनेगी जब तक ना हम जैसे लोग अपने अपने इलाके में बेहतर करेंगे, है ना। तो मैंने स्ट्रगल किया, मैंने 14 का चुनाव लड़ा, मैंने 18 में लड़ा है, उसमें मेरे सरपंचेस बने, मेरे मेंबर बने। तो आपने जितने भी इलेक्शन अभी तक लड़े हैं वो सारे इंडिपेंडेंट लड़े? हाँ नहीं, देखो ऐसा है कि मैंने हर 24 वाला चुनाव जो लड़ा, एमपी वाला था, जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी चुनाव हुए मैंने सारे लड़े। 2008 से लेकर अब तक मैंने 14 में असेंबली का चुनाव लड़ा, इंडिपेंडेंट लड़ा, पार्टी को पूछा, कहा नहीं, मैंने कहा मैं तो लड़ूंगा। फिर 18 में उन्होंने कहा नहीं लड़ेंगे, मैंने लड़ा, मैंने लड़वाया वो जो सरपंचेस के इस चुनाव। बार कैसे कन्विंस किया देखिए आपने? वही तो कह रहा हूँ, 20 में इन्होंने कहा हम नहीं लड़ेंगे, मैं लड़ा, मैं जीता, 20 में मैं जीता, 20 में मैं जीता, 20-21 में जो डीडीसी के चुनाव हुए, 24 में एमपी के चुनाव आए, मैंने पार्टी को कहा हम लड़ेंगे, कहते नहीं हम नहीं लड़ेंगे, मैंने कहा मैं लड़ूंगा, क्योंकि देखो अलायंस का हिस्सा मैं तब भी था, मैं तब भी बोल रहा था, लेकिन अलायंस में जो कैंडिडेट लाल सिंह था वो हमारे उसमें कैटेगरी में नहीं आता था। मैंने चिट्ठी लिखी थी 2 पेजेस की, मैंने कहा ऐसा अलायंस अगर है जिसमें आप ऐसे क्रिमिनल आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं तो वैसे अलायंस को महराज नहीं मानता है, मैं उनके खिलाफ, मैं उसको वोट नहीं कास्ट कर सकता था, मैं उसकी तरफ से लोगों को नहीं बता सकता था कि आप इस आदमी को वोट करो। तो फिर जब नहीं लड़ा तो हम एमपी के चुनाव भी लड़े, फिर जब और ये नए चुनाव आए तो इन्होंने कहा हम नहीं लड़ेंगे, तो हमने थोड़ा सा मजबूर किया। फिर पार्टी वालों ने भी कहा यार अगर एक आदमी लड़ ही रहा है तो चलो टिकट दे। मैंने बोला भी इनको, मैंने कहा आपका सिर्फ मुझे चुनाव निशान चाहिए, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है इसके साथ, मेरे मतलब जज्बात हैं इस पार्टी के साथ। तो मुझे शौक था कि झाड़ू के चुनाव निशान पे मैं लड़ूं, जीतूं। वैसे मैं इंडिपेंडेंट अगर लड़ा होता तो इससे ज़्यादा ताकत से जीता होता, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए था, क्योंकि आइडियली लोगों को पता चलना चाहिए, हम स्कूल बनाने की बात कर रहे हैं, लोगों को पता चलना चाहिए था कि इस पार्टी का मकसद क्या, हम बेहतर हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, हम करप्शन को ख़त्म करने के लिए आए हैं, हम माफिया को रोकने के लिए आए हैं। वरना चुनाव तो ऐसे लड़े जाते हैं जैसे अभी भाजपा के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, योगी आ रहा है, आपने उधर कर नहीं रहा है, दिल्ली के अंदर माहौल ख़राब कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहे हैं, गुंडागर्दी ख़त्म नहीं करेंगे, गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम इन चीज़ों को रोकने के लिए आए। फिर पार्टी ने कहा कि चलो लड़ेंगे, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि जीतेंगे, लेकिन हमें पूरा यकीन था। देखिए किसी इंसान को किसी के तकदीर के बारे में नहीं बता सकते हो आप यहाँ पर हो, आपका पहला इंटरव्यू है, मेरा आपके साथ पहला है, मैं भी आपको जज नहीं कर सकता हूँ कि आप आने वाले कल क्या कर सकते हो। तो किसी के माथे पे या किसी के चेहरे पे ऐसा ना कहो कि ये कुछ नहीं कर सकता है। दुनिया के अंदर जो भी इंसान आया ना, जो भी इंसान आया बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। कोई भी इंसान दूसरे का मुकाबला नहीं कर सकता है। हर आदमी के पास अपना एक हुनर है, हर आदमी की शक्ल अगर अलग है तो दिमाग भी अलग हो सकता है। आप देख सकते हैं दुनिया के अंदर इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं, इनको बनाने वाले अलग अलग लोग हैं। अभी ये फूल है, ये हमने नहीं बनाया, लेकिन जिसने भी बनाया पता नहीं ओरिजिनल है डुप्लीकेट है, जैसा भी है। देखिए ये चीज़ हमारा काम नहीं है, ये किसी और का काम है, और उसका चेहरा क्या वो मैटर नहीं करता है। हर इंसान का अपना एक काम है। वक्त के साथ साथ मैं तो समझता हूँ कि हमें अपने पे भरोसा था और ऊपर वाले पे, क्योंकि हम अच्छा कर रहे थे, हम दिल से कर रहे थे, इंसानियत के लिए कर रहे हैं। बस ऐसा ही है। मैं तो चाहता हूँ कि सब अपना योगदान दें, बेहतरी की ओर चले, ताकि ये जो बदअमनी है इसे ख़त्म किया जा सके। जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है डोडा ईस्ट, तो इलेक्शन से पहले और कैंपेन के टाइम बोल रहे थे कि मतलब ये बोला जा रहा था कि आप जो है आप वोट कटर
में आ रहे हैं क्योंकि फिर इससे भाजपा को फायदा होगा, तो आपने क्या कैलकुलेशन की थी अपने उसमें माइंड में कि भाई मैं ही जीतूंगा ऐसा कुछ? आप सुन लीजिए मेरी बात। अभी आप यहाँ पर बैठे हैं, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, यहाँ कितने मीडिया के चैनल्स हैं, कितने चैनल्स हैं? हज़ारों लाखों हैं। आप क्या किसी को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हो? आप अपना हुनर दिखा रहे हैं, आपके अंदर जो कैपेबिलिटी आप उसे बाहर निकाल रहे हैं। अब कोई बोलेगा कोई मीडिया वाला नहीं, इन्होंने हमारे को कमज़ोर करने के लिए ये चीज़ की। मेरी ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी में एक मकसद है। जब दुकान डालने वाला ये नहीं सोचता है कि मैं इसको नीचा दिखाऊं, पॉलिटिक्स में आने के बाद कोई ये क्यों सोच रहा है कि मुझे गिराने के लिए आया है? भाई मैं बनने के लिए आया हूँ, मैं बनाने के लिए आया हूँ, मैं किसी को हराने के लिए नहीं आया। मैं किसी को हराने, और आप किसी को नीचा दिखाने के लिए ये नहीं कर रहे हो। आप तो अपना बेहतर दिखाना चाहते हो। आप अगर मेरा इंटरव्यू ले रहे हो तो इसका मतलब आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि महराज मलिक कौन है। बिल्कुल, है ना? आप कुछ नया करना चाहते हैं, हम भी नया करना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि बीजेपी जीते, हमें क्या फ़र्क पड़ता है कौन जीत रहा है, लोग जीतने चाहिए। जो लोगों के दिलों में राज करे वही अच्छी बात है। जो लोगों के मन की बात करे और उस पर काम करे वो इम्पॉर्टेंट है। आप अगर यही सोचोगे उससे उसको फ़ायदा होगा, उससे उसको फ़ायदा होगा, फिर तो उम्र ख़त्म हो जाएगी। अरे भाई ज़िंदगी है, ज़िंदगी जीने का नाम है। और अगर आप वक्त पे इसकी कीमत को, अहमियत को नहीं समझोगे तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। सर जब रिजल्ट आया उस टाइम आप कहाँ थे और मतलब क्या रिएक्शन था आपके घर वालों? देखिए अभी मुझे याद तो नहीं है, बट हम एक जगह बैठे हुए थे, पता नहीं कहाँ पे बैठे हुए थे, बस हाँ नहीं वहीं पे थे। रिजल्ट जहाँ पे डिक्लेयर हो रहा था डोडा के अंदर, वहीं बाहर बैठे हुए थे। जैसे कुर्सियाँ लगी थी, बैठे थे। लेकिन भरोसा, देखो मुझे हारने या जीतने से फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ वक्ती तौर मुझे थोड़ा हर्ट होता, नेताओं को फ़र्क पड़ता है। मेरा जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं था, वो उन लोगों को फ़र्क पड़ता है जो इन्वेस्ट करें, उनको प्रॉफिट की उम्मीद होती है। मेरे को इन्वेस्ट मैंने किया ही नहीं। लोगों का इन्वेस्टमेंट था, मेरी जान थी, मेरा वजूद था, मेरा वक्त था। अब फैसला आवाम का था, आवाम का मुस्तकबिल था। पर खुशी हुई होगी आपको देखो, थोड़ा जब? खुशी नहीं, खुशी के आंसू थे। फिर भी उस वक्त भी लगा था कि बहुत बड़ा बोझ लेके जा रहा हूँ। अभी भी फील कर रहा हूँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी, छोटी बात नहीं होती। बिल्कुल। अब आप लाखों लोगों की उम्मीद हो और उन लाखों लोगों के सपने आपने दिखाए हैं उन लोगों को, उन पे खड़ा उतरने के लिए कितना आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, कितने चैलेंजेस हैं। और वक्त के हालात ऐसे हैं कि आप बद से बदतर देख रहे हैं, वरना हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ का होता। कुछ लोग हैं जो इसको बेहतर करने की ख्वाहिश करते हैं। ऐसा नहीं है खुशी होती है एमएलए बनना। मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने 2024 में ही तो चुनाव लड़ा, मैं हारा था। मैं 14 का चुनाव असेंबली का हारा था। मुझे हार जीत से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इससे फ़र्क पड़ता है मैं कर क्या रहा हूँ और अपना बेस्ट दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। मुझे वो रिज़ल्ट चाहिए। तो उन लोगों को फ़र्क पड़ता है रिज़ल्ट में। उस वक्त तो लगा था, देखिए अच्छा हुआ तो अच्छा ही था, वरना उस वक्त तो मेरी आंखों से आंसू गिरे थे और ज़्यादा बोझ आ गया था। पहले तो सिर्फ बोलता था, करने का टाइम है। अब लोगों ने दिया। देखिए ऐसा है, जब आप देखेंगे साल एक ख़त्म हो जाएगा, आवाम का पैसा हमारे पास आएगा, हम आवाम को दे देंगे और जो आवाम की बेहतरी के लिए होगा उस पर काम करेंगे। और हर मुमकिन कोशिश करूँगा पूरी ताकत के साथ। देखिए बेहतरी करने के लिए आपको कोई कानून नहीं चाहिए, अच्छा करने के लिए कानून नहीं चाहिए। कानून अच्छे के लिए ही है, बुरे के लिए मुखालिफ है। लेकिन अच्छा करने में भी अगर रुकावटें आएंगी, फिर ये पार्टी, फिर वो ब्यूरोक्रेट, ये चीज़ें अच्छी नहीं। हम हमेशा अच्छे के लिए कहेंगे और अच्छे की ख्वाहिश करते हैं। बस एक बोझ है, उसे उतारना चाहता हूँ। सर जब आप असेंबली में फर्स्ट टाइम आप एंटर किए तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, कैसा लगा? हाँ देखिए, अच्छा नहीं लगा। अगर दिल की बात बोलूँ, अच्छा नहीं लगा। बहुत सारे सपने होते हैं। किस आदमी ने 2014 में असेंबली का चुनाव लड़ा, उससे पहले दिल्ली का रुख किया, उससे पहले इन सब के खिलाफ बागी हो, तो उसकी सोच वहाँ नहीं होती है ना। बचपने में हमने चुनाव लड़ा था असेंबली का, तब तो परिवार, घर वाले, लोग, कुछ भी नहीं था। अच्छा नहीं लगा था। बहरहाल जब वक्त आएगा इस पर बात करेंगे। उतना अच्छा फील नहीं किया। सर एक वीडियो ट्विटर पे काफ़ी वायरल हुआ था आपका और पारावाई जो है पीडीपी के एमएलए हैं, वो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो गई थी और काफ़ी लोगों ने आपको ट्रोल भी किया उसके बारे में। वो इंसिडेंट बताएंगे, हुआ क्या था उस टाइम? देखिए असल में ऐसा था, क्योंकि इस तरफ से एनसी के लोग थे, इस तरफ भाजपा के लोग थे, सामने मेरे कांग्रेस के थे।
ठीक है, पीछे मेरे पीडीपी के लोग थे और थोड़ा सा इसमें 1-2 लोग वो इंडिपेंडेंट थे। मेरे सीधा बगल में बाजू में भाजपा के लोग थे, पूरा अखाड़ा उनका था। अब सारे लोग, मैं तो अकेला हूँ ना। अब बीजेपी वाले, हमने सेशन नया नया देखा था, नए लोग थे, क्योंकि असेंबली में जो बात उठती है, सरकार बनी थी, मुद्दों पे बात होती, चर्चा होती, तो कहीं ना कहीं लोगों का बेहतरी की ओर देख लेते। 4 दिन सुबह से लेकर शाम तक हंगामा अच्छा नहीं लगता है। तो बात ऐसे मुद्दों पे थी, जो मुद्दे उन्होंने खुद भी उनको जो है ख़त्म किया। आपको याद होगा 2014 के बाद जब इन्होंने सरकार बनाई तो मिल के इन्होंने 370 को तोड़ा, मिल के इन्होंने लोगों के विश्वास को ख़त्म किया, सरकार बनाई भाजपा के साथ, भाजपा के खिलाफ इलेक्शन लड़े। इलेक्शन में हिंदू मुसलमान तो करते हैं, लेकिन बाद में शाम को एक ही थाली में खाते हैं, है ना। तो जब वो चीज़ें आपने खुद की, इनके साथ सरकार बनाने के बाद उन्होंने ये सब तामझाम बुना, तब तो मोदी जी अच्छे थे। और जब हुकूमत बनी तो उस वक्त हंगामा करने, यार अभी उसके अलावा और भी मामले थे। नहीं जी 370 की बात करो, इन्होंने बीजेपी वालों ने किया। अरे मैंने बोला भाई साहब, अगर तुम 370 के अच्छे होते तो लोगों ने वोट तुम्हें दिया होता। उन्होंने एनसी को वोट दिया, एनसी ने वादा किया है तो करेंगे, ये तो इनका काम है, तुम बीजेपी के साथ क्यों लड़ रहे हो। मैंने बोला तुम्हारा अखाड़ा उधरी है, बेहतर है उधर से बात करो, मेरी पीठ के पीछे, क्योंकि मेरे साथ में बैठा था और ऐसे ही चिल्ला रहा था जैसे उसको कश्मीर और कश्मीरियत का दर्द था। मुझे तकलीफ हुई। देखिए, झूठ की बुनियाद पर ना हमने सियासत की है, ना हम करेंगे। मैंने आपको बोला कि हम थोड़ा अलग किस्म के पॉलिटिशियन हैं। दुनिया से इंसान को जाना ही जाना है, मौत बरहक है, इस सच से आप छुप ही नहीं सकते हो, और ये किसी इंसान के हाथ में नहीं है। लेकिन झूठ की बुनियाद पर अपना मफाद देखेंगे, लोगों को ठगेंगे, इतने बेवकूफ़ नहीं है। देखिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं जब भी बोलूँगा हक बोलूँगा, सच बोलूँगा, उसमें मिलावट नहीं होगी, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। लेकिन ये गिरगिट हैं, जब बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बस दुनिया को दिखाने के लिए, सोशल मीडिया में आने के लिए, वो थोड़ा टीआरपी या पॉपुलैरिटी लेंगे, वो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती। देखिए, हम मुंह पे बोलते हैं, हम बुरे ज़रूर हैं, लेकिन सच बोलते हैं यार। बस उसकी बात वो अच्छी नहीं लगी, उसको मैंने बोला था थोड़ा अपना सीट इनके साथ मिला दो, बात ख़त्म करो, तुम्हारा अखाड़ा एक ही है, यहाँ पे बोलना जरूरी नहीं। और वो हमने सच्चाई कही, क्योंकि पीडीपी को मैंडेट आज नहीं मिला, आज मैंडेट एनसी को था, वो जाने, उनका काम जाने। तुम खाली रेजोल्यूशन लेकर आओ, हंगामा करने की क्या ज़रूरत है, सेशन चलने देना चाहिए था, तो उस पर थोड़ा सा बहस चाहिए थी। उसके बाद बात हुई नहीं, मैं बात नहीं करता हूँ। देखिए, हमारा एक उसूल है, शायद खाली मैं ही एक एमएलए हूँ या एक पॉलिटिशियन आप कह सकते हैं, एक सियासतदान कह सकते हैं, हमारी ज़िंदगी का एक उसूल है, शायद आप भी पता कर लेना, जो मेरी आवाम का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। ऐसा नहीं है कि आप ये कह सकते हो कि एमएलए, चाहे वो एमएलए है, चाहे वो वर्कर है, चाहे वो गली का है या शहर का है, जो मेरे आवाम के लिए नासूर है, महराज उससे किनारा कशी करता है, मैं उससे बात नहीं करता हूँ। ये आज की बात नहीं, ये गाँव की बात उठा के देख लो, मेरे गाँव की, मेरे ब्लॉक की, मेरी कहरा की कॉन्स्टिट्यूंसी, जो लोग आवाम को लूटते हैं, मैं उनके साथ बैठना पसंद नहीं करता हूँ, और ये मेरा करैक्टर है। उनसे दूर रहता हूँ, उनसे बात नहीं करता हूँ, उनको तो ज़रूरत ही नहीं आती मेरे सामने, या मेरा को फ़ोन कॉल करें फिर बताएं हम फलाने, और वो आदमी जिसने आवाम को लूटा हो। मेरा किरदार आपको पढ़ना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं मज़े की बताऊँ, मैंने अभी तक बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स को देखा है, कभी कभी सोचता हूँ, जैसे दिल्ली जैसी राजधानी में, यहाँ पर राजनीति करना बड़ा आसान है। केजरीवाल जी जब पॉलिटिक्स में आए थे तो बड़ा आसान था, क्योंकि दिल्ली था, देश का दिल है, यहाँ पर राजनीति, मतलब आपको शहर में एक मामला खड़ा हो गया, मीडिया आ गया तो आप उठ गए या बैठ गए। मैंने घर से सियासत शुरू की है, एक घर से फिर गांव में घुसा, फिर गांव के बाद इलाके में, और 10 साल लगे मुझे इस संघर्ष में। और इन 10 सालों में मेरे हालात क्या हुए आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। और उस घर से जब मैं उठा हूँ और आज 15 साल के बाद इस मुकाम पे खड़ा हूँ, और मुझे नहीं लगता मेरे अलावा मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा कि इतना संघर्ष किसी ने किया। मेरे लोग, मुझे जो मेरे हमदर्द थे वो कहते थे यार तू कभी नहीं बनेगा, फिर 30 साल लगेंगे, अभी तुझे ये अंदर ले रहे हैं, अभी एफआईआर काट रहे हैं, बचाने वाला कोई नहीं है ना। तो मैंने किसी का सहारा नहीं लिया, उतना बड़ा नाम भी नहीं था, उतना बड़ा मालदार भी नहीं था, लेकिन फिर भी जंग लड़ा मैं सच्चाई से लड़ा, और मैं झुका नहीं इन लोगों के सामने। 10 साल जो हालात मेरे पे बीते, और एक
घर से पॉलिटिक्स की शुरुआत करना, मैं अपने आप में बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे उस कोने में जहाँ पर आवाज़ कोई किसी की नहीं सुनता है, उस मुकाम से खड़े होकर आज पूरे देश के अंदर बहुत सारे लोग महराज को आज जानते हैं, पूरा देश जानता है। जो मोटे मोटे लोग हैं वो सुनते हैं कौन है वो लड़का। अभी जब आपके चैनल पे भी देखेंगे तो पता करेंगे, जो पता करेंगे तो छांटेंगे, और जब ये खोलेंगे ना हमारे पन्ने ज़िंदगी के तो पढ़ेंगे, तो पढ़ने में उनको मज़ा आएगा। और ऐसी कहानी मुझे नहीं लगता है, मैंने तो सुना नहीं, लेकिन मैं कह सकता हूँ मैं सेटिस्फाई हूँ, अपनी ज़िंदगी का मैंने बेस्ट दिया और उन लोगों को जवाब दिया है। और जो लोग ये सोचते हैं सहारा लेकर पॉलिटिक्स नहीं करनी है, आप कोई भी काम करो, आप दूसरे से उम्मीद मत रखो ये मुझे उठा के ले जाएगा। अपने पे भरोसा है, छोटा है बड़ा काम, छोटा हो बड़ा हो, बस मन से करना, यकीनन आप मंजिल तक पहुंच जाओगे। सपना तब का था, अभी सपने तो पूरे नहीं हुए, लेकिन एक स्टेज है, एक स्टेप है, एक सीढ़ी है ना। तो देखो आगे ज़िंदगी होगी तो बेहतर करेंगे, और बेहतर मुस्तकबिल देखा है हमने आवाम को। सर अभी हम थोड़ा चनाब बेल्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि चनाब बेल्ट जो है वो कहते हैं कि मोस्ट इग्नोर्ड रीजन है J&K में। तो आपके क्या प्लान्स हैं, क्या आप इस टर्म में क्या करने की आपकी वो है? देखिए अभी तो मैं एक सिंपल एक MLA हूँ, ठीक है, सरकार तो है नहीं मेरी, सरकार से उम्मीद तो करेंगे। अभी असेंबली का सेशन होगा, बजट का सेशन आएगा, उसमें बात रखी जाएगी। अभी आप देखेंगे नेक्स्ट में जब भी हमारा मार्च में जब सेशन होगा तो उसमें चनाब वैली की रिप्रेजेंटेशन होगी, उसमें अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की रिप्रेजेंटेशन होगी, उसमें बताया जाएगा बाकायदा तरीके से। वो प्रपोज़ल ऑलरेडी हमने सबमिट किए, वहाँ की बेहतरी के लिए जो भी चीज़ें हो सकती हैं हम करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, अब वो करवाना या करना अगर मेरे तक होगा तो मैं ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह। अभी उतना ताकतवर नहीं हूँ, लेकिन हाँ इतना है कि बोल सकता हूँ, करवाने की कोशिश कर सकता हूँ। अब ये उनकी मंशा है, वो मेरे लोगों के लिए बेहतर सोच रखते हैं कि नहीं रखते। ऐसा नहीं है, पिछड़ा नहीं है इलाका, अब उसे बेहतर है, उसकी पहचान है, उसका एक नाम है ना। ऐसा नहीं है, बेहतर करेंगे जो इन कंपैरिजन टू मतलब कश्मीर और जम्मू देखें हम। देखिए नाम से होता है, अब बैकवर्ड नाम से होते हैं। आज तक डोडा को कोई नहीं जानता था। मैंने शायद आप मेरी वीडियोस देख लेना, जब मैं DDC लड़ा था तो लोग कहते थे यार क्या होगा, DDC बन के क्या करेगा। मैंने एक जलसे में एक बात बताई थी, मैंने लोगों को बताया था गवाह रहना तुम, एक वक्त आएगा कहरा की आवाम को जानने की ख्वाहिश पूरा देश करेगा। लोग कहते थे नहीं कैसे होगा, लेकिन जब मैं बना और आज जब इस मुकाम पे खड़ा हूँ तो सच में लोग जानना चाहते हैं कहरा कहाँ है ना। कहरा का नाम अब सब लोग सुनना चाहते हैं। उसके बाद डोडा से महराज मलिक, आम आदमी पार्टी के पहले विधायक, आप भी सुने होंगे। कौन है महराज मलिक, कहाँ से है, डोडा से। डोडा कहाँ है ये उनको जानना है। और जब वो चीज़ आपके नक्शे में आती है ना, डोडा कोई जगह है, डोडा कोई नाम है, वहाँ के कोई लोग हैं, तो अहमियत बढ़ जाती है। हमारे आज तक दफन हुए थे जो वहाँ से लीडर निकले, उन्होंने अपना अगर आप देखेंगे नाम और पता जम्मू का डाल दिया, कश्मीर का डाल दिया, दिल्ली का डाल दिया, है ना। तो वहाँ से आप कैसे उम्मीद करेंगे कि हमारा चनाब वैली, किस लीडर का, आप बड़े लीडर का नाम ले लो जिसका नाम पता जो है हमारे चनाब वैली। हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब है, उनका थोड़ा देख लेना बायोग्राफी, जब खोलोगे तो उनका नाम आता है जम्मू का। तो बताओ भले सा हो, डोडा हो, चनाब वैली हो, कौन जानता है इन चीज़ों को। सर एक और क्वेश्चन हम डोडा के ही बारे में पूछेंगे। अभी हाल फिलहाल में काफ़ी कंट्रोवर्सी थी डोडा में, वो कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि आप काफ़ी पर्सनल हो गए थे, गाली गलौज ये सब चीज़ें हो गई थी, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे। एक आदमी जब आवाम को परेशान करे ना, 10 आदमी को, मुझे जो हो सकेगा मैं उसको रोकूंगा जिस तरह से हो सके। नहीं, एक आदमी है इलाके को परेशान कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन उसे नहीं रोक रही है, और खुलेआम शरेआम मुझे गुंडागर्दी पे उतर आएगा। आपके शायद चैनल में मैं बता रहा हूँ, या अरविंद जी को मैंने एक बार बोला था 2020-22-21 में शायद, जब मैं आया था यहाँ पे, मैंने उनको कहा था मैं आपकी पार्टी के साथ, आपकी सोच के साथ एजुकेशन से बड़ा मुतासिर हूँ, हेल्थ से बड़ा मुतासिर हूँ, आप करप्शन के ख़िलाफ़ हैं उससे भी, जो भी आपका मतलब एजेंडा है पॉलिटिक्स में, मैं बड़ा खुश हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये एजेंडों पे मैं काम करूँगा। लेकिन अपना एक एजेंडा है मेरा ज़ाती,
मैंने उससे कहा था गुंडागर्दी को ना मैंने जड़ से ख़त्म करना है, चाहे उसके लिए मेरे को गुंडा बनना पड़े। और हंसने लगे थे। ठीक है, अपना भी एक एजेंडा है। अब मुझे बताओ कि अपने देश के अंदर एक कानून है, उस कानून की धज्जियां उड़ाने वाला शरेआम एक पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट या एडमिनिस्ट्रेशन उसको सपोर्ट करे, तो वो शरेआम गुंडागर्दी करे, और आप मुझसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप डायरेक्ट उस पर उतर आते। देखिए, ऐसे लोगों को या तो एडमिनिस्ट्रेशन कानूनी तौर पर रोके, ये माफिया बंद करे, करप्शन ख़त्म करे, लोगों को राहत दे। अगर नहीं तो मेरे से उम्मीद मत रखना, मेरे से उम्मीद मत रखना, क्योंकि अभी आपने हमारे एजेंडे का अहदा पढ़ा है, अभी पीछे आपने पलटा दिया ही नहीं कि हमारा दूसरे पन्ने पे एजेंडा क्या है। जिस दिन आवाम वो पढ़ेगी ना, और ये गुंडा मवाली लोग पढ़ेंगे, इनको समझ आ जाएगी। देखिए, इंसान की ज़िंदगी मरते तो रोज़ लोग हैं, मरते तो लोग हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इन लोगों से डरेंगे। अरे, इनके हाथ में किसी की मौत नहीं है। बहरहाल हम करप्शन को ख़त्म करना चाहते हैं, गुंडागर्दी को ख़त्म करना चाहते हैं। आपकी नोटिस में एक ही बात मुझे बताओ, आप 15 की जगह बंदा 30 रुपया या 25 रुपया ले रहा है, क्या माफिया नहीं? और शरेआम ले रहा है, और फिर जाकर मुझे बोलेगा कि नहीं, मुझे बताएगा मैं वहाँ का लीडर हूँ यार, मेरे मुंह पे वो जुर्रत करेगा, और फिर आप मुझसे उम्मीद रखेंगे कि मैं शरीफों की तरह उस आदमी को जवाब दूँ। ऐसा नहीं है। देखिए, पूरी ताकत से रोकेंगे, जो जिस तर्ज से आएगा उसी तर्ज में उसको जवाब दिया जाएगा। क्योंकि ऐसा है कि ये लोग ना एक डर का माहौल पैदा करते, तो लोग डर जाते हैं। अब वो वक्त ख़त्म हो गया। आपको मैं एक अच्छी बात बता दूँ, इसे अगर बने तो हाईलाइट या एक छोटा सा कट कर। अपने देश के अंदर जब राजनीति होती थी ना, राजनीति, तो इसमें क्या होता था कि लोग देखते थे, यार सुबह मुझे वोट देने जाना है, कौन मुझे खाना खिला रहा है, कौन मुझे गाड़ी में बिठा रहा है, कौन मेरे को शराब की बोतल दे रहा है, कौन मुझे पैसा दे रहा है। पता है आपको, मैंने देखे ये चुनाव अपने इलाके के अंदर। लेकिन जैसे दिल्ली के अंदर ना चुनाव बदल गए 10 साल से। आज 5 साल के लिए लोग वोट देते हैं। 5 साल के लिए इतना जिगरा रखा है लोगों ने पहली बार कि यार हम वोट दे रहे हैं कि 5 साल हमारे बोझ कौन उठाएगा। वरना ये देखते थे वोट देना है भाई साहब, इतना दे दो, दे देंगे। गुंडागर्दी, अब जो डराता धमकाता उसको वोट देते। इनको लगता है अरे भाई, दिल्ली में गुंडागर्दी से भी काम नहीं चलेगा और ना पैसे से। काम की बात करोगे तो काम पे वोट मिलेगा, और फ्यूचर की बात बताओगे तो फ्यूचर की बेहतरी के लिए लोग वोट करेंगे। हमारे यहाँ भी इनको लगता है कि गुंडागर्दी से करेंगे। ऐसा नहीं होता है। अब सिस्टम बदल गया है। जो राजनीति का असली मकसद था, लोकतंत्र का असली मकसद था, और अरविंद केजरीवाल जी ने सिखाया। और मैंने डोडा के अंदर, आप जम्मू कश्मीर का इतिहास उठा कर देख लो कि पहली बार लोगों ने वोट जो है ईमानदारी के नाम पर दिया हो, करप्शन को ख़त्म करने के लिए दिया हो, जो असली मकसद है उस मकसद के लिए वोट दिया। मैंने तो पैसा खर्च नहीं किया, आपने भी देख, हज़ारों लोग आ गए, मोदी भी जलसा किया था। और जम्मू कश्मीर के इतिहास में वैसा जलसा मैंने लोगों से सुना, यार आज तक ना देखा है ना सुना है ना। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लोग बदलाव चाहते हैं। अब आपकी गुंडाई से फ़र्क नहीं पड़ता है, गुंडागर्दी करोगे आप इस भरम में मत रहो कि हमें कोई रोक नहीं सकता है। अरे यहाँ बड़े बड़े 30 मार खाना है, चले गए। हम तो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हक के लिए लड़ेंगे, हक के लिए जिए हैं। लेकिन किसी को अब इतनी ताकत नहीं देंगे, किसी को इतना वजूद नहीं देंगे कि आप ताकत के दम पर किसी मजलूम का गला घोंटेंगे और हम तमाशा देखें। ऐसा नहीं है सर। जो उसके बाद वो आफ्टरनून में जो इंसिडेंट हुआ, जो फेस टू फेस आपको कॉन्ट्रैक्टर के साथ हुआ, फिर बाद में वो लाइव आया, उसने बोला कि देखिए उन चीज़ों पे नहीं। अब ऐसा है कि मैं आपको उसकी बात नहीं बता रहा हूँ। ऐसे हज़ारों लाखों लोग हैं जो आवाम को लूटते हैं, जो अच्छा जिनका पहनावा है, जिनके अच्छे घर हैं, जिनके अच्छा सरुसूख हैं पॉलिटिशियन के साथ, और गरीब को लूटते हैं। एक गरीब को, अभी बाद में दिल्ली कहीं पे आया था तो देखा, मतलब जो भीख मांगने वाले हैं ना, उनके लिए कोई भीख मांग रहा है, कहता है गरीबों को खाना खिलाएंगे। मतलब भिखारियों के लिए दूसरा भीख मांग रहा है। आप अंदाज़ा करो, इनको लगता है कि हम ऐसे ही करेंगे। ये गुंडागर्दी, ये जो लोग हैं ना, वो जो सूट बूट पहनने वाले, बस एक गरीब से उम्मीद करते हैं वो कब हमारे दरवाजे से अंदर आएगा, तो इसकी जेब में जितना है हमें कैसे देगा। तो इस किस्म के लोगों को हम नहीं छोड़ेंगे। देखिए सिंपल है यार, उन लोगों को रोकेंगे। एक आम आदमी को उसका हक दिलाने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे, और वो लोग नहीं रुकेंगे, क्योंकि उनके पीछे पॉलिटिशियन है, उनके साथ ब्यूरोक्रेट है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि इस बार जब एक मजलूम होगा
पहले जब मजलूम शिकायत करता था तो उसकी सुनवाई नहीं होती थी, लीडर भी उसके मुखालिफ होता था, ब्यूरोक्रेट भी उसके मुखालिफ होता था और ठेकेदार भी उसके मुखालिफ होता था, तो आम आदमी डर जाता था। इस बार पासा पलट गया है। इस बार जब एक आम आदमी शिकायत करेगा तो उसके साथ महराज खड़ा है, पॉलिटिशियन खड़ा है, दो क्या बराबर आंकड़ा हो गया, बराबरी की टीम हो गई है। अब जो है ठेकेदार और एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिशियन आज आवाम के साथ है। और आप देखो कि हम ताकतवर हैं, एक ब्यूरोक्रेट है, एक ठेकेदार है, आवाम और पॉलिटिशियन को रोकने की उम्मीद करेगा? ऐसा नहीं होगा। पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और जोश के साथ लड़ेंगे। इनसे ज़्यादा ताकत रखते हैं, लेकिन इनने एक डर का माहौल बनाया। ब्यूरोक्रेट का डर मुझे समझ नहीं आ रही। अरे नौकर हैं जनता के, मैं भी हूँ, ऐसा नहीं मैं नहीं हूँ। चाहे कोई कितना बड़ा ऑफिसर है, इसका मतलब ये नहीं कि आप शहर के दादे होगे या आपकी विरासत होगी, जो आपको मन करेगा आप करोगे। नहीं, आवाम की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए सबको करना पड़ेगा। और जो मुल्क को तोड़ने और इंसानियत को तोड़ने की बात करेगा, उसे तोड़ने के लिए भी पूरा इंतज़ाम है। ऐसा नहीं है आप गलत करोगे तो आपको कोई पूछेगा नहीं। अरे यहाँ मैंने कहा ना आपको, दुनिया किसी की नहीं है और हमने उतार चढ़ाव बहुत देखे। दुनिया में हस्तियाँ मिटती हुई देखी है, जिसको अहंकार, सिंपल सी बात, ज़्यादा वो नहीं बनना है। अभी आपको लगता है कि मेरे से बेहतर कोई नहीं, मुझे लगता है मेरे से बेहतर कोई नहीं, तीसरे को भी लगता है मेरे से बेहतर कोई नहीं। ये हर इंसान के दिमाग में है। लेकिन एक पागल जो सड़क पे चलता है उसे भी लगता है मेरे से बेहतर कोई नहीं है। अहंकार उसे कहा जाता है। नशे में जब इंसान हो जाए ना, तो उसे दुनिया जो है ना बिल्कुल अलग दिखती है। और ये जो मोदी जी है ना, 400 पार, 400 240 पे खड़ा है और अभी भी गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप नहीं देख रहे चुनाव जहाँ पे भी हो, सरकार तोड़ेंगे, उसको लाएंगे, इसको लाएंगे। ये भी अहंकार है। और इनको लगता है कि हम गुंडागर्दी करेंगे, इलेक्शन जीत जाएंगे। ये भी पागलपन है। जो सड़क पे चलने वाला पागल दुनिया को कुछ बताता है ना या दिखाता है, उसे लगता है मैं सही हूँ। इन्हें लगता है हम चुनाव ताकत के दम पे लड़ेंगे और ये सही है। ये अहंकार खत्म हो जाता है, टूट जाता है, इंसान ज़मीन पे आ जाता है। यहाँ 60-70 साल कांग्रेस ने राज किया, कहाँ है आज? दिल्ली के अंदर कांग्रेस साफ है पिछले 10 साल से। जो उससे पहले 15 साल यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे, लेकिन नहीं है अभी। जनता से बड़ा और ऊपर वाले से बड़ा कोई नहीं दुनिया के अंदर। दुनिया को चलाने वाला ऊपर वाला देख रहा है। आप नफ़रत का बाज़ार गर्म करोगे, आप ख़त्म हो जाओगे। तो ऐसा नहीं है, समझना चाहिए, सबको समझने की ज़रूरत है, बेहतर होगा। तो सर मेरा अगला सवाल है कि काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि आपका पहनावा जो है वो एक पॉलिटिकल लीडर की तरह नहीं है, मतलब जिस तरह के आप कपड़े पहनते हो, जंकी फंकी, ये सब चीज़ें। देखिए, पहनावा किसी इंसान की पहचान नहीं होती है। आप किसी के चेहरे से उसका वजूद नहीं माप सकते हैं, है ना? तो पहनावा हमारे में ऐसा है कि आप अपना शरीर जो है ना, आप ढका हुआ होना चाहिए। ये बात अलग है कि जो आज पॉलिटिशियन का ड्रेसअप है, चाहे वो वेस्टर्न हो या यहाँ का हो, तो उसमें देखेंगे आप, जो उनका ड्रेसअप है ना, उनका ड्रेसअप वो ना अब गुंडे मवालियों का भी हो गया है ज़्यादातर। तो अब उस ड्रेस को पहनना अच्छा नहीं लगता है। जब आप देखेंगे ना पैंट कोट, जैसे आप देखते हैं फॉर्मल जिसे समझा जाता है, हम गाँव से आते हैं और गाँव के अंदर उस पैंट कोट की इज़्ज़त बहुत ज़्यादा है, बहुत सम्मान देते हैं। जब हमारे गाँव में कोई आता था ना सूट बूट पहन के, तो हम डर लगता था हमें, हमसे बात करेगा नहीं करेगा, इसके सामने जाएंगे, इसको बोलेंगे तो क्या बोलेगा। और मेरे गांव का गरीब अगर पैंट कोट 20,000 का खरीद भी ले, सिर्फ शादी के दिन पहनता है, शादी के दिन। और वो वैसे का वैसा ही रहेगा उसके मरने तक, मुड़ के वो उसे पहनेगा नहीं, क्योंकि उसे वो उतनी बड़ी अहमियत देता है। और जो लोग उसके भेष में चलते हैं, और वो आज भेड़िए हैं, तो इसलिए ना उस चीज़ की जो अहमियत थी वो अब उसमें रही नहीं। चाहे आप उसकी बात करें या उसकी बात करें, जो आज हमारे यहाँ पहनाया जाता है, उसमें भेड़िए हैं। बस हम आम आदमी हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। और पहनावे से एक लीडर की पहचान नहीं होनी चाहिए। शायद आपको अगर किसी ने बोला या आप मन से कह रहे हैं, तो कपड़ों से लीडर नहीं होता है। और जो कपड़े लीडर आज पहन रहे हैं, तो मुझे कहीं बुरा लगता है। जब तक ना वो किरदार वैसा पॉलिटिशियन का बनेगा, तब तक वो नहीं हम बता सकते। तो मुझे तो लगता है मैं अच्छा हूँ। देखिए, मैं बहुत जगह जब बैठता हूँ तो कोई मुझे अगर कुर्सी ना भी छोड़े तो बगल में बैठ जाता हूँ। परसों हम बैठे थे, उसे पता ही नहीं ये MLA है ना।
वरना अगर हम भी होते तो वो बोलता नहीं कोई साहिब है। हमें अच्छा लगता है, बगल में भी बैठे कोई पूछे ना भी तो भी अच्छा लगता है। हम आम आदमी हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए पहनता हूँ, मुझे घिन आती है, क्योंकि उसमें बैठे हुए लोग ना मेरे गरीब को लूटते हैं, उनके विश्वास पे डाका डालता है, उनके हुकूक पे डाका डालता है। वो एक इज़्ज़तदार का काम है जो उसे पहने। आपने देख लेना गाँव के अंदर रहेगा, पुराने कपड़े होंगे, नया पहनने के लिए नहीं होगा, वो नया भी होगा बस उसी तर्ज पे वो लटका होगा, लेकिन उसे पहनेगा नहीं, उसकी बहुत इज्जत करता है, सम्मान रखता है। लेकिन जिन लोगों का पहनावा है उन्होंने मेरे मजलूम की इज्जत का ख्याल कभी किया ही नहीं। सर एक और क्वेश्चन है कि लुकिंग एट योर जर्नी, तो आप क्या एडवाइस देंगे यंग पॉलिटिशियंस को, खास करके चिनाब बेल्ट में, क्योंकि देखिए कश्मीर में तो है थोड़ी वो पॉलिटिकल वो सेंस है लोगों में, पर हमारे रीजन में उतना नहीं है, मतलब जितना देखिए, मैं होना आपको चाहिए। एक चीज़, आप चिनाब की बात कर रहे हैं ना, मैं आपको सिंपल एक बात बताऊँ। हर इंसान को ना अपनी नीयत ठीक करनी है। आप जो भी काम करें ना, अगर आप पहले ही देखेंगे ना फ़ायदा क्या है, तो आप नहीं चल पाओगे। आप फ़ायदा मत सोचो, बस आप दिल से करो। आपको अपने परिवार के लिए करना है। आप अपने परिवार की बेहतरी के लिए फ़ायदा और नुकसान नहीं देखते हो। अगर आपकी जेब में 10,000 है, आपके परिवार के लोगों को ज़रूरत है, अगर 8 नहीं, 10 नहीं, 15,000 भी लगे, 10 ही है, आप उधार लेके उन पे खर्च करोगे। आपको नीयत पहले दिल भरा करना पड़ेगा। ये सियासत जो है ना, ये बिज़नेस नहीं है। आप कोई भी काम करो, ये बिज़नेस नहीं है। अगर आप बिज़नेस की हैसियत से बिज़नेसमैन बन के आते हो तो आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हो। अगर महराज एमएलए नहीं होता तो गली का एक लड़का होता, गांव का एक लड़का होता। अब जब इस मुकाम पे खड़ा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अब जितना बने तो धन इकट्ठा करो। किस लिए? अरे 1.5 लाख 2 लाख सैलरी है मेरी। अब जिस आदमी ने ज़िंदगी में कभी सोचा ही नहीं था, उस आदमी को लोगों ने इतना प्यार दिया और ऊपर वाले ने इतना वजूद दिया। अब क्या लोगों का माल इकट्ठा करके घर बना लो? अब अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, बहुत कुछ है अपने पास, कमी नहीं है। लेकिन ये लोग, मगर ये कब आया? जब हमारी नीयत थी ही नहीं कि हमने किसी गरीब को लूटना है। अगर हमारी सोच में ये होता तो फिर आज इस मुकाम पे नहीं होते। बस पहले नीयत साफ करो, अपनी सोच को साफ करो और ये बोलो कि हमने दुनिया के अंदर कुछ देना है। सिर्फ एक इंसान है जो कमाने के लिए, खाने के लिए कमाता है। बाकी 18,000 19,000 मखलूक है, वो तो कमा कर नहीं खाते, वो तो बीज बो कर नहीं खाते, उगा कर नहीं खाते। एक इंसान को इतनी फिक्र है कि मुझे कमाना है और खाना है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। रिज़्क का ज़िम्मा मेरे रब ने लिया है, आप करो जिस काम के लिए हमें भेजा है। इंसानियत का दर्स है, जालिम और मजलूम का फ़र्क समझना है। आप जब करोगे तो आपकी किस्मत जो है, आप इतना तो देखिए, भरोसा तो करना है, ईमान तो होना चाहिए कि आपके मुकद्दर में जितना है उतना आपको मिलेगा। चाहे आप चोरी करो, चाहे आप ईमानदारी करो, जितना आपके मुकद्दर में है उतना आपको मिलेगा। आपसे वो कोई छीन नहीं सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि दिलों को साफ़ कीजिए और ज़िंदगी का असली मकसद को समझिए। तो चिनाब वैली का पूरी दुनिया, मैं एक इस्लाम का फॉलोअर हूँ, मैं समझ सकता हूँ झूठ और सच हर धर्म में है, चाहे हिंदू है, सिखिज़्म में। मैंने बहुत लोगों को देखा, किसी भी धर्म में ये नहीं लिखा है कि आपको उसका नहीं इसका करना है। इंसानियत का दर्स है। इंसानियत के लिए जब आप जियोगे तो आप ज़िंदा रहोगे और आप खुशहाल रहोगे। बस नीयत को साफ़ करना है, अपने जहन को ठीक करना है। सर एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, आपकी और जो संजय सिंह जी हैं उन मतलब काफ़ी फ्रेंडशिप देखी जाती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, ऐसा नहीं है, आइडियालॉजी है। संजय सिंह जी एक अच्छे लीडर हैं। अगर आप देखेंगे अपोजिशन में कांग्रेस के कितने लीडर हैं यहाँ पे, चाहे राज्यसभा हो या वो हो, कितने हैं, लेकिन अपोजिशन नहीं कर पाते हैं। जो लीडर का असली काम है वो नहीं कर पा रहे हैं। एक संजय जी हैं जो देश की आवाज़ को बुलंद करते हैं, लोगों की बात करते हैं और मोदी की आंखों में आंखें डालकर उससे सीधा सवाल करते हैं। मोदी के खिलाफ ये लोग बोल नहीं सकते, तानाशाह के खिलाफ। अरे डरते हैं ये लोग। आप अगर इनसे डरोगे तो फिर आप लीडर कैसे कहलाओगे? लोगों के दिलों की बात और देश के हालात पे बात करना ये बहुत बड़ी बात है। अभी अडानी और अंबानी का मामला उठा तो क्या किया? लड़ना चाहिए था, वो खुल के बोले और यहाँ तक कि सदन में भी उन्होंने खुल के बोला चोर है। और उस इंसानियत पसंद है, सबसे बड़ी बात है, वो इंसानियत को देखते हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बयान करना हमें अच्छा लगता है।
जो इंसानियत के लिए करे, धर्म को छोड़ के इंसान और उस मुल्क की बेहतरी चाहे, इस मुल्क की हिफाजत के लिए सोचे, हमें तो अच्छा लगता है। वैसे इंसानों के साथ उठना बैठना हमारा तो शौक़ रहा। संजय भैया कितना हमें वो देते हैं इम्पोर्टेंस, मैं तो बहुत चाहता हूँ, लाइक करता हूँ। मेरे अलावा क्या हज़ारों लाखों लोग हैं जो उनको चाहते हैं, करोड़ों हैं। J&K में आप अपनी पार्टी 10 साल बाद कहाँ देखते हैं? ये 10 साल की बात नहीं है, फ़कत बदलने में सुबह भी बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। मैंने आपको कहा कि हम कल की बात नहीं करेंगे, हम आज हैं तो आज क्या कर रहे हैं, वो वक्त जब आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन आज क्या करना है वो करेंगे। और 10 साल के बाद क्या होंगे वो आप खुद अंदाज़ा लगा लो। आज अगर महराज 3 महीने या 4 महीने के बाद यहाँ है, तो अगर 10 साल या 5 साल हो जाएंगे तो खुद ब खुद आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल फोकस करना है जो अभी है। देखिए CM बनने का इरादा है आपका? देखिए आप सपनों के बारे में क्या ही नहीं कहोगे, आप भी बहुत कुछ ज़िंदगी में सोचे होंगे। कौन नहीं चाहता है कि हम उस जगह पे पहुँचे, उस ताकत को हासिल करें। कुछ लोगों का ये होता है कि हम ताकत हासिल करेंगे फिर ऐसा करें, कुछ लोगों का ये होता है कि हम ताकत लें इंसाफ करें, है ना। तो वो चीज़ का ख्वाहिश तो है, क्योंकि अब पॉलिटिक्स में आए हैं तो उस जगह पे, उस मुकाम पे बैठकर जहाँ से हम लोगों के खुल के अपने हाथों से उनका मुस्तकबिल लिखेंगे, तो अच्छी बात है। हर आदमी को सोचना चाहिए, सोचने के बाद फिर उस पर चलना भी है। और ऐसा नहीं कि हमने सपने देखे और सपनों के महल तैयार कर रहे हैं। हम ज़मीन पे लोगों के हुकूक के लिए लड़ेंगे भी, और एक वक्त आएगा जब लोग समझेंगे, उनके लिए अब पूरा एक इंतज़ाम होगा, बेहतरी की उम्मीद होगी। जैसे अभी दिल्ली के अंदर अगर केजरीवाल जी नहीं होते, बिजली 24 घंटे नहीं होती। अगर केजरीवाल जी नहीं होते तो हमारे दिल्ली के स्कूल बेहतर नहीं होते, हमारे दिल्ली के अंदर अस्पतालों के अंदर इलाज नहीं होता, बेहतर नहीं होते। इन्होंने तो स्कूल बंद कर दिए गवर्नमेंट स्कूल, लेकिन हमने दिल्ली के अंदर सबसे बेहतरीन स्कूल बनाए और सबसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। तो अगर केजरीवाल नहीं होता तो बताओ दिल्ली कैसी होती, है ना। यही चीज़ है। और जब हम बनेंगे तो बेहतर बनेंगे, हम इनसे बेहतर करेंगे। बस जो सपने हैं, जैसे आपने कहा, फिर यूथ के लिए, फिर पॉलिटिशियन, हम पॉलिटिक्स भी बदलेंगे और अपना जो हालात है उसे भी बेहतर करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे बेहतर करने के लिए आपके सपने आपके भी होने चाहिए। जिस इंसान ने ज़िंदगी में मकसद ना चुना हो और उस मकसद पे चला ना हो, चलना बड़ा ज़रूरी है। देखिए आप तो शौक़ रखते हैं खरबों रुपया आ जाए, या हमारा यहाँ पे फ्लैट हो, या हमारी कोई बिल्डिंग हो, लेकिन उस होने के लिए आप कुछ कर भी रहे हो कि नहीं। अब मेरा ये है कि मैं बड़ा बनना चाहता हूँ, वहाँ से मैं लोगों को कुछ देना चाहता हूँ, है ना। तो उस देने के लिए मैं कोशिश मैंने किसी को देना, अपने को नहीं चाहिए। हाँ, वो तो मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे वहाँ पर जाने के बाद ही वो ठीक कर सकता हूँ। और सड़क पे जाके हंगामा कब तक करेंगे आप, है ना। तो वहाँ जाने की ख्वाहिश है कि लोगों को बेहतर एक माहौल दे दें। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। तो ये हमारा पहला पॉडकास्ट आज ख़त्म होता है, तो आप हमारी ऑडियंस को बोलेंगे सर लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए? देखिए अच्छा है अगर आपने ऐसा किया है। बहुत सारे लोगों को अभी आपने ढूंढना है जो माशरे को बेहतर करने के लिए, सोसाइटी को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं बेलोस होकर, बिना मफाद के। वैसे लोगों को ढूंढो, उन्हें निकालो, हिम्मत दो। आपको भी हिम्मत देनी होगी, है ना, दिलानी होगी। आपने उनको ढूंढना होगा। अगर आज आपने महराज को लाया, बहुत सारे लोग देखेंगे, बहुत सारे लोग जानेंगे महराज कौन है ना, उसने क्या किया है। तो मैं तो कहता हूँ सब्सक्राइब करने की क्या ज़रूरत है, लोग इसे देखेंगे। जितने आप कुछ नया लेकर आओगे उसे लोग सुनना चाहेंगे, है ना, नया देखना चाहते हैं। यहाँ एप्पल का मैंने सुना था, एप्पल का फ़ोन लेते हैं लोग, वो पुराने बंद कर देते हैं और नए खोलते हैं। लोगों के अंदर क्रेज़ है। आप नया करो, और नया नहीं करोगे तो आज के दौर में आप कुछ भी बेहतर नहीं कर सकते। कुछ ऐसा करो, जैसे अभी मीडिया देख रहे हैं, मीडिया क्या कर रहा है कि जहाँ से माल आए उसी की खबर लगा ली। जैसे हमारे उधर जम्मू कश्मीर में चलता है, जो माल देगा उसकी खबर, जो अच्छी खबर है उसे दबा देते हैं। हालांकि उस खबर को दिखाना बड़ा ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। करप्शन के बारे में जम्मू कश्मीर में कभी मीडिया नहीं बोला। अगर आप बोलेंगे दुनिया आपको देखेगी। सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वो दिखाना है जो दुनिया के अंदर हो रहा है, जो जम्मू कश्मीर या देश के अंदर हो रहा है। उन चीज़ों को उठाओ और दुनिया को दिखाओ, और दुनिया देखेगी। अच्छा हर कोई सुनना चाहता है, बस अच्छा दिखाओ, अच्छा करो और अच्छा होगा। और मुझे उम्मीद है अगर आपके चैनल पे ये पहला है हमारा, और जब भी आप करोगे स्टोरी लोगों की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए और बेहतर माशरा बनाने के लिए,
यकीन जानिए, पॉपुलैरिटी लेना बड़ी बात नहीं है। गाँव का लड़का आज पूरे देश के अंदर क्या सब जानते हैं, है ना। किसने सोचा था? बस नीयत साफ थी, लोगों के मुद्दे थे, लोगों की आवाज़ बना डोडा की, और आज राजधानी में बैठा हूँ। और आने वाला कल होगा, बेहतर होगा। हमारे कंधों पे जिम्मेदारियाँ, मुस्तकबिल हम लिखेंगे, ये किसी की जागीर नहीं है। और आप देख रहे हैं बड़े बड़े चैनल हैं, पीछे हट जाएंगे। ध्रुव राठी नाम सुना? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे आम आदमी था, कहाँ से उठ के कहाँ पहुँचा। आज इनने हमारी वो अनब्रेकेबल मूवी लॉन्च नहीं होने दी, उसने चढ़ा दिए, करोड़ों लोगों ने देखा। ये ताकत है हमारे पास। आज मोबाइल ने इंसान को इस्तेमाल किया, कभी इस्तेमाल इसका करके तो देखो दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच जाएगी, है ना। बस कोशिश करो, हिम्मत करो, अच्छा दिखाओ। बस कभी ऐसा नहीं दिखाना कि लोगों को दूर से ही लगे यार झूठ है, ऐसे ही फ्रॉड है ना। छोटी सी बात, छोटी सी चीज़ को भी अगर अच्छे से बताओगे ना, दिखाओगे, तो यकीनन आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा तो ये सजेशन है। बाकी मैं तो चाहूँगा आपके चैनल को लोग सब्सक्राइब करें, है ना, चलाएं, आगे देखें, लेकिन देखेंगे वही जो उनको मन में लगेगा, है ना। उनकी पसंद के लिए जब आप काम करोगे तो लोग वही देखेंगे भाई। मैं अगर चीखता हूँ तो लोगों को लगता है हमारे लिए चीख रहा है, इसलिए मुझे देखते हैं। और अगर मैं इस मुकाम पे खड़ा हूँ, लोगों को पता है वोट इसलिए दिए थे कि हमारे लिए करेगा। तो इंसानियत के लिए, मैंने कहा देश के लिए सबको मिल के करना पड़ेगा। सब्सक्राइबर क्या, ऊपर वाला अगर मेहरबान हो गया तो दुनिया आपकी। ठीक है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।